नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। जी हाँ, यूपी में चुनाव नजदीक आते ही दलितों के मसीहा बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की पूजा वंदना का दौर प्रारंभ हो गया है और इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं किससे लुभाएगी योगी की बातें। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर यूपी में सभी राजनीतिक दलों ने बड़े आयोजन प्लान किए हैं। वहीं जयंती से पहले सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पार्टी में सीएम योगी ने बाबा साहब को संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाले महान पुरुष बताते हुए लिखा कि अंबेडकर जी की दूरदृष्टि से करोड़ों लोगों को गरिमामय जीवन का अधिकार मिला। विजन, मिशन और लगन के धनी बाबा साहब के हर शब्द आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी आर्थिक सोच और शिक्षा के प्रति दूरदृष्टि अमूल्य है। बाबा साहब ने राजकोषीय संघवाद का महत्वपूर्ण विचार दिया जो आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी ने बाबा साहब का प्रसिद्ध संदेश याद दिलाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अपनी पार्टी में सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार हर गरीब, वंचित महिला और युवा तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। राशन, आवास, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं वंचित वर्गों के लिए मजबूत संबल बन रही है। वहीं सीएम योगी की पार्टी को नाटक बताते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि नोएडा में मजदूर सड़क पर हैं, सरकार मजदूरों की समस्या का समाधान करने में नाकाम रही है। सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संविधान का मजाक बना दिया है, संविधान खतरे में है। आपको बता दें, भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में दलितों के बीच अच्छी पकड़ बना ली है। बहुजन समाज पार्टी का भी दलितों के बीच बड़ा वोट बैंक है और उधर समाजवादी पार्टी भी अंबेडकर जयंती जोर शोर से मनाने की तैयारी में है। ऐसे में दलित भाजपा, सपा, बसपा में से किस पर भरोसा करने वाले हैं और अंबेडकर जी की जयंती के आयोजन में योगी पर निशाना साध क्या संदेश देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है एक पत्र भी लिखा है समस्त प्रदेशवासियों को, इसकी माननीय भीमराव अंबेडकर जी के जयंती को जो है हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और क्योंकि ये जयंती महत्वपूर्ण है, संविधान के रचयिता की जयंती है, इसको हम सभी लोगों को, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको समझना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि कम से कम एक भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को देने का जो प्रयास किया, जो संविधान देने का प्रयास किया, वो आज उसी के बल पर हम सभी लोग अपनी बात को प्रमुखता से रख पा रहे हैं। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव की बात है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ सरकार बनाने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबा साहब के जन्मदिन पर बातें कर रहे हैं हवा हवाई, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। आज उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आप देख लीजिए नोएडा में किस तरीके से दबे कुचले मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। जिस तरीके से मजदूरों ने ये कदम उठाए हैं, उसकी जितनी सरकार की निंदा की जाए कम है। संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान खतरे में है। जिस तरीके से हम तो ये मांग करते हैं कि प्राइवेट सेक्टरों की नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था हो, तभी सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी उसी अभियान को लड़ रहे हैं जिसको बाबा साहब ने संजोया था। बाबा साहब ने उसको जो सोचा था, उस सोच को कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो सिर्फ दिखावा करते हैं। दरअसल वो भाजपा और आरएसएस के लोग बाबा साहब के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, इसीलिए वो संविधान बदलने की बात करते हैं। बीजेपी जब भी दिखावा करती, सच सामने आता है। कांग्रेस पार्टी जो पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है, वो बाबा साहब की सोच से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम सिर्फ दिखावा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पाती लिखी, यानी पत्र लिखा। इसे आप ग्रामीण अंचलों में, कस्बों में पत्र को पाती के रूप में कहा जाता है और इसमें उन्होंने तमाम ऐसी बातें लिखी हैं जिससे आपत्ति हो गई समाजवादी पार्टी को। उनका कहना है कि मजदूर परेशान हो रहे हैं और भी कई आरोप लगाए गए हैं। तो आइए इन्हीं आरोपों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ, आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। रत्नेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, वेलकम सर। डॉक्टर निखिल खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्पोक पर्सन है आप। बहुत बहुत स्वागत सर डॉक्टर निखिल आपका। और साथ ही कुंवर सिंह निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है आप। बहुत बहुत स्वागत निषाद साहब आपका भी। सबसे पहले मैं रत्नेश जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ।
ये पाती लिखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने उन्हें समाहित किया, जिसमें उन्होंने उनके मूल मंत्रों की बात कही, अंबेडकर जी को याद करते ये सब कुछ कहा गया। लेकिन समाजवादी पार्टी से ड्रामा नाटक कह रही है। वो कह रही है मजदूर परेशान हो रहे हैं और भी तमाम आरोप वो लगा रहे हैं। कहिए सर। पारुल जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम देखिए सर। पारुल जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लड़ाई लड़ी, जो शोषित और वंचित वर्ग के लोग में, उन्होंने कभी किसी जाति पाति को नहीं रखा। उन्होंने सभी के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उन्होंने जब बात की तो सभी के हित की बात की। जैसे एलिनेशन ऑफ कास्ट जो उनकी पुस्तक, उसमें जब वो बात करते हैं तो सभी को एक समान रूप से ट्रीट करने की बात करते हैं। जब वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो वो सभी के लिए सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं। जब वो पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं तो सभी के लिए पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अगर आप किसी एक जाति वर्ग या संप्रदाय के साथ ही जोड़कर केवल रख देते हो और कहते हैं कि नहीं, इन पे केवल इन्हीं का अधिकार है, तो मुझे लगता है कि आप बाबा साहब का सम्मान नहीं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हो। और पारुल जी, मैं तो राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूं और राजनीति विज्ञान में भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है, जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है, उनमें से दो जो सबसे बड़े विचार जिनको मैंने बहुत कायदे से पढ़ा, बातों से बहुत प्रभावित हूँ, उसमें दो लोग हैं, एक तो गांधी और दूसरे अम्बेडकर। और ये आप देखिए कि इन दोनों के बीच में आप देखते हैं कि तमाम सारे मुद्दों पर लेकर गांधी जी और अम्बेडकर जी एक दूसरे के क्या कहते हैं बातों से सहमत नहीं होते थे। लेकिन फिर भी अम्बेडकर जी ने जो पॉलिसी दी, अम्बेडकर जी ने जो नीति दी है, अम्बेडकर जी ने जो विचार दिए, वो भारत में सोशल और पॉलिटिकल इक्वलिटी लाने के लिए दिए थे। अब उसको संकीर्ण रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को रखना और एक बाबा साहब भीमराव का ब्रॉड स्वरूप ला के रखना, दोनों में अंतर होता है। भारत पार्टी कुछ गुरुदेव जो वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सामने रखा है, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य दल उनके संकीर्ण रूप में उनके पीछे गए। ठीक है सर। आज हम बाबा साहब के राजकोषीय संघवाद की बात कर रहे हैं, आर्थिक विजन की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या दलित समाज की आर्थिक भागीदारी वाकई उतनी सही हुई है, उतनी बढ़ी है? रत्नेश जी। रत्नेश जी। पारुल जी, देखिए बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ही मानना था कि आप तभी आर्थिक, आप तभी इकोनॉमिकल इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी ला पाएंगे जब आप दलितों को पॉलिटिकल इक्वलिटी दे दें, आप दलितों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। आप जब दलितों के लिए और शोषित वंचित वर्गों के लिए जब आप उनको शिक्षित करने का माध्यम बना दिया। आप देखिए हमारे पास हमने SC ST और OBC क्लासेस के जो बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए हमने एजुकेशन में बजट दिया है, हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है, हमने सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उनको पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। और जब कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकली राइज कर जाता है, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अगर आप कायदे से पढ़ेंगे पारुल जी, तो वो आप देखिए कि इस देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति किसने दिया, इस देश में 3 दलित मुख्यमंत्री किसने दिए? हमारी पार्टी ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। ये लोग कहते हैं, हम करके दिखाते हैं। पारुल जी, इतना ही अंतर। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। निखिल जी हमारा साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जी, बाबा साहब के प्रेरक प्रसंगों के साथ जो पाती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, तो अपनी तरफ से पाती लिख रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आपके पास है PDA, उसके अलावा कोई और विजन आपके पास? आप हर चीज पर PDA करते हैं, वो नई नई चीजें करते हुए जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले पारुल जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी अपनी बात पूरी नहीं की। वो भी अपनी बात पूरी कर देते हैं बोलकर कि कैसे समाज पार्टी बाबा साहेब की जयंती को मना रही है। ये खुद तो कुछ करेंगे नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। पर ये बात समझे, समाज पार्टी ने हमें समानता की बात की, इस मारे आप हमें नहीं रोक सकते हैं। और दूसरी बात, ये क्या बाबा साहब की बात करेंगे? इनके कितने सांसद, आप बताइए, इनके कितने सांसद अभी चुनकर आए हैं जो हमारे SC ST समाज से? ये नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा SC ST समाज से सांसद हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाज पार्टी नेतृत्व में चुनकर आए, क्योंकि समाज पार्टी ने हमेशा समानता की बात करते हुए सभी को एक वर्ग में रखा है। और दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, ये वही लोग है पारुल जी जिन्होंने हमेशा बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करवाया है, उन्हें तुड़वाकर डस्टबिन में फेंकवाया है, और आज ये छत्र की बात करते हैं। जब चुनाव आने वाला तो ये छत्र पर आ गए। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ साफ और तौर पर जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी छोड़कर कुछ नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर ये एनआरसी भी क्या करे, अगर ये नहीं मानते तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप एक बार गूगल पर कर लीजिए कि कितना उत्पीड़न, कितना अत्याचार भी हमारे दलित समाज पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात लें तो कितनी रेप पीड़िता जो हमारे समाज की, हमारे दलित समाज की है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। कैसे पुलिस वाले उनके एफआईआर लिख जाती है, और पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि अगर आप हमें पैसे दोगे तो हम काम करेंगे। तो हम तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस वालों की अगर हथेली गरम तो पुलिस वाले नरम। सबसे ज्यादा उत्पीड़न हमारे दलित समाज में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इनकी कोई सुनी नहीं जा रही है। और इनको बार बार एक चीज बताई जा रही है बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा कि आप हमारे बराबर नहीं बैठ सकते हो। और जो इनकी मंशा है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की, इनकी यही मंशा है कि कैसे समाज आगे ना बढ़े। इस मारे ये आते इन्होंने समाज के लिए किया क्या। और दूसरी बात, अगर आपने 24 का चुनाव देखा होगा तो क्या भर कर हमारे SC/ST समाज ने समाज पार्टी को वोट इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि माननीय अखिलेश यादव उनकी बात को उठाएंगे, और उनकी बात को उठाते हुए उनको न्याय दिलाएंगे। और वो न्याय किससे दिलाएंगे, इस सरकार से न्याय दिलाएंगे। तो अगर हम सारे स्कैंडलों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नाम ना ले वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी बाबा साहब का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि एक सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट के लिए नाम ले रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बाबा साहब की कोई जीवनी पर बात करते हैं तो बात ये हो जाती है कि कैसे डकैती करने से पहले जय भवानी बोलते थे, और वैसे ये बाबा साहब का नाम गलत काम करने से पहले बोलते हैं। तो पारुल जी, इनका तो फेक नैरेटिव वो जनता समझ चुकी है। जनता ने इनको 24 में सिखलाया था, और साफ तौर पर हमारे जो दलित समाज, उन्होंने इनको एक बहुत बड़ा उद्देश्य दिया था। अब 27 में जनता इनको फिर उद्देश्य देने जा रही है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी वालों बार बार बातें करते हैं तो अभी हमने बुलंदशहर में क्या देखा, हाथरस में क्या देखा, मेरठ में क्या देखा, इतने जिले हैं, उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमारा दलित समाज अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, और इसलिए 27 में माननीय अखिलेश सरकार बनकर हम अपने दलित समाज को पूरा हक और सम्मान दिलाएंगे। जब आपकी सरकार रही थी तब क्यों नहीं दिलवा पाए थे आप? तब तो गेस्ट हाउस कांड हुआ, आप उस दल के साथ सहयोग में हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि बाबा साहब को क्या सम्मान उनकी तरफ से दिया गया। आज आपको, जब आप विपक्ष में तब आपको सम्मान देना याद आ रहा है, जब आप सत्ता में थे तब आपको याद नहीं आया था? तब तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। पारुल जी, अगर आप बार बार एक गेस्ट हाउस की बात लेते हैं तो मैं पुनः चाहता हूं, इससे पहले जो MP का चुनाव हुआ था 19 में, तो क्या बहन जी हमारे साथ नहीं थी? तो कम से कम बहन जी पर आप सारा गेस्ट हाउस कांड आप उन पर छोड़ दीजिए। क्या बहन जी हमारे साथ नहीं थी? तो और क्या इस समय जो हमारा दलित समाज जगह वो बहन जी के साथ है? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उनके अभी 21 में उनके अभी कितने विधायक आए थे? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, उनका मात्र क्या एक विधायक नहीं आया था? तो गेस्ट हाउस कांड के पाप धुल जाते हैं उसके बाद आपके चीजों को परिवर्तन आने में? गेस्ट हाउस कांड करवाने वाले कोई नहीं थे, ये बहन मायावती से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उन्हें पता कि कांड करवाने वाले सिर्फ बीजेपी वाले लोग थे। इस बार उन्होंने समाज पार्टी से गठबंधन किया। ये साफ तौर पर मैसेज दिया कि कैसे बीजेपी द्वारा करवाया गया था। नई थ्योरी बता रहे हैं। नहीं, तो इस बार उन्होंने सपा से गठबंधन किया, उन्होंने सपा से गठबंधन नहीं किया था? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप बार बार इस बात को बोल रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि गठबंधन नहीं किया था, हमारे साथ नहीं आई थी। हालांकि बाद में कुछ तलखियां बढ़ गई, पर क्या हमारे साथ नहीं आई थी? तो गेस्ट हाउस कांड को अगर बहन जी अगर इग्नोर कर रही है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं टीवी पर ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। अगर खुद ही कोई व्यक्ति उस चीज को आगे बढ़ना चाह रहा है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे टीवी पर ऐसे नैरेटिव चलाए जाते हैं। तो पारुल जी, बातें कहीं नहीं आती है। 27 में भाजपा जाएगी, तभी हमारे दलित समाज में खुशी आएगी। और नारे के साथ आपके पास दलित वोटर्स आ जाएगा और वो योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, राशन से लेकर शौचालय से लेकर घर, और फिर उसके बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर को राष्ट्र निर्माता के रूप में जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, सबसे बड़े अर्थशास्त्री के रूप में लेकर जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपका PDA जो सिर्फ आप नारा लेकर चल रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो चीज़ें काम नहीं करेंगी जो जनता को, दलितों को मिल रही है? अब ये मत कहिएगा कि दलितों को तो कुछ नहीं मिल रहा, जाति देखकर मिलता है सब कुछ। पारुल जी, कुछ चीजें मीडिया खुद ही बोल देता है, तो मेरे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने बोला है कैसे नल बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने नल शौचालय बन रहे हैं? कैसे गांव की क्या स्थिति है? इनके खुद के विधायक, इनके खुद के कैबिनेट मंत्रियों को किडनैप कर लेते हैं कि बस साहब आप कुछ काम नहीं कर पा रहे। तो ये इनका भारतीय जनता पार्टी का हाल है। और PDA समाज को एक समाज नहीं, PDA समाज हर वो समाज जो अभी तक कुपोषित है। फर्स्ट टेन्योर जब योगी जी का था तब भी यही सारी बातें थी, और अब सेकंड टेन्योर उनका है तब भी यही सारी बातें थी। अंतर इतना है कि दूसरी बार जनता ने उनको चुन लिया।
खैर और तीसरी बार नहीं चुनेगी। लेट्स सी, ये तो खैर वक्त के साथ पता चलेगा। जनता जनार्दन है, वो किसे पसंद करती है किसे नहीं, ये तो आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा कि आपका नारा उनको पसंद आता है या फिर बीजेपी का काम पसंद आता है। निशाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशाद जी, आप किस नैया में बैठे हुए हैं? एक तरफ दलित वोटर्स को लेकर ये दोनों ही दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अगर मायावती जी बीच में हैं और उनका वोट बैंक बढ़ता है तो ये परेशानी आप दोनों को ही होने वाली है आने वाले समय में। भले ही आप गठबंधन में हो, वोट बैंक तो आपको तो वैसे भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। जी निशाद जी। देखिए पारुल जी, ये तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज पूर्व संध्या है बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती की, और आज हमें चाहिए उनके विचारों को जो समझने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक बराबरी की बात कही थी, जाति व्यवस्था का विरोध किया था, धर्म को राजनीति से अलग रखने की बात कही थी और संविधान को सर्वोपरि मानने का उन्होंने जोर दिया था। आज योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में दलितों के ऊपर जितना उत्पीड़न हुआ शायद ही कहीं हुआ होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां जितनी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में तोड़ी जा रही हैं, इतनी पूरे देश में नहीं तोड़ी गई होंगी। और उनके पीछे अगर कोई मिलता है तो या तो योगी जी के अपने समाज के लोग होते हैं या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग होते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरठ के भगवानपुर में मार्च 2026 में मूर्ति तोड़ी गई, भाजपा आरएसएस के लोग उसमें शामिल थे। मुजफ्फरनगर के बहलवा में अप्रैल 2026 में मूर्ति तोड़ी गई, सुल्तानपुर के बेलापुरा में तोड़ी गई, कौशाम्बी के हरायापुर में तोड़ी गई, बलिया के रामपुर में तोड़ी गई और कानपुर में मूर्ति को तोड़कर तालाब में फेंक दिया। और कानपुर के संडेची एक स्थान है, वहां पर मूर्ति के ऊपर पेंट डालकर उनकी मूर्ति को अपमानित करने का प्रयास किया। ये बाबा साहब के विचारों को बार बार अपमानित करने का प्रयास ये लोग करते हैं, लेकिन इससे बाबा साहब के विचार मिटने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत दी, उन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से दिक्कत है तो ये सामाजिक न्याय, सामाजिक हिस्सेदारी, सामाजिक भागीदारी और सामाजिक बराबरी, इससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। अगर विरोध कोई संविधान का करता है तो पहले दिन से विरोध शुरू हुआ, आरएसएस ने शुरू किया। 1950 में जब संविधान लागू किया गया तो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें बकायदा लेख लिखा गया कि यह संविधान तो भारत के लोगों के खिलाफ है, यह तो पश्चिमी संविधान की, पश्चिमी जो कानून है उनकी कॉपी है। इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया और यह भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव है कि अभी जो दलितों के उत्पीड़न लगातार बढ़े हैं। हाथरस का प्रकरण आपको याद होगा कि कैसे एक बेटी को रात के अंधेरे में, रात के 2 बजे उसकी चिता को जबरन जलाया गया। हत्या, दुराचार, सामाजिक बहिष्कार, इस तरह की घटनाएं अगर कहीं होती हैं तो उसमें ज्यादातर जो पीड़ित लोग होते हैं वो दलित समाज के होते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। अभी पिछले कुछ 1-2 साल में अगर मैं आपको घटनाक्रम पे अगर मैं नजर दौड़ाऊं तो आगरा के एतमादपुर में एक दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, उसकी पूरी बारात को पीटा जाता है। एक वृंदावन से बारात गई थी। मथुरा में एक स्थान है, मथुरा में बहरुआ एक स्थान है, वहां पर ठाकुरों ने दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। एटा में ठाकुरों ने दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, बारात के साथ मारपीट की गई। मेरठ के सरदना में दलितों ने दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया और बारात के साथ मारपीट की गई। इस तरह की घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी के समय में बढ़ी है। और अगर किसी को संरक्षण अगर इनका है तो आरएसएस और बीजेपी का संरक्षण है। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी, यह वाला कहावत है। हमारे बच्चों के स्कूल इन्होंने छीन लिए, जो 26,040 स्कूलों पर ताला लगाया गया है। वो आप मूर्तियों की बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दशकों तक आपके सरकार रही, 1990 तक भारत रत्न की याद नहीं है। एक सेकंड रत्नेश जी आ रही हूँ। आपको 1990 तक अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की याद नहीं आई। आप आज मूर्तियों की बात करें, आपके शासनकाल में कितनी मूर्तियां लगाई गई। और आप जब संविधान की बात करते हैं तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद संविधान सर्वोपरि कई मंचों से कह चुके हैं। बड़ा मुझे मजाकिया लगता है जब मीडिया भाजपा आरएसएस की भाषा बोलता है। अरे तो भाई प्रभु, आपसे काउंटर क्वेश्चन ना करूं, बोल दूं कांग्रेस ने सब कुछ किया, कांग्रेस के शासनकाल में मूर्तियां लगी, ऐसे बोलूं? नहीं, हमने तो आपसे जो काउंटर क्वेश्चन करूंगी वही पूछूंगी ना, आपकी भाषा में थोड़ी ना बोलने लगूंगी। 2014 में हुआ है, बड़ा बुरा लगता है आप लोगों को सवाल पूछ लो तो।
मीडिया को भी आजादी 2014 में मिली है। मैं तो पूछ रही हूँ ना, उस जवाब शख्सियत- दीजिए, आपके अरे पास मैं है तो। हाँ मैं दे रहा हूँ ना, आप हाँ, सुनेंगे दीजिए। तब तो दूंगा आपको। मैं भाजपा के बारे में बोलता हूँ, आपको बौखलाने की क्या जरूरत है? आपको क्यों दर्द होता है? आपने क्या बोला? खैर मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती, वो आप लोगों नहीं, की नहीं, आदत हो आप चुकी नहीं है, पढ़ना चाहते मुझे तो उसमें नहीं सुनिए। पढ़ना। आप लोगों की आदत हो सुनिए। चुकी है। आप अरे कह सुनिए दीजिए ना। कि कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा मैं भी बोलने लगूं, तब अच्छा लगेगा आपको? हद नहीं करते तो हैं आप सर। बोलिए ना, आप तो बोलिए सवाल ना जो पूछ बीजेपी रही हूँ और उसका आरएसएस जवाब की भाषा, दीजिए। तो मैं आरएसएस और बीजेपी की भाषा बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लेकिन कोई जवाब दिक्कत नहीं है, सुनिए। आपको जो समझना है जवाब समझिए। सुनिए ना। आपको सवाल पूछने में दिक्कत है तो वो बताइए कि आपके पास जवाब नहीं है। आपको सुनना है, जवाब क्या क्या करना है? ना आप बोल रहे हैं ना, बोलिए। अगली बार से ऐसी बातें मत किया कीजिए, क्योंकि मैं बीजेपी से भी वही बिल्कुल सवाल करेंगे। पूछती हूँ जब जो आप- बीजेपी को आप अगर पसंद नहीं भाषा होते। बोलेंगे, जो हम शासन सवाल में रहेगा, बोलेंगे। जो सत्ता इस में देश रहेगा, का मीडिया उससे बिखरा हुआ है, भाजपा उससे भी के सवाल एजेंडे को, होंगे आरएसएस और के जो एजेंडे को विपक्ष में उससे चुराने भी का सवाल काम होंगे करता है। कि इस आपके तरह पास का जब मीडिया आपके है पास भारत सारा का। अधिकार यह होता है, देखिए शासन होता है, दुर्भाग्य सत्ता होती है, तब आप लोग क्यों नहीं करते? हमारी रैंक 150वीं आती है। हाँ, तो ये इस तकलीफ तरह का आपको हमारा आज नहीं मीडिया हो रही है। ये जब सिर्फ- आपके पुरानी नहीं, बातें एक निकाल तरफा- कर लाइए एक सामने तरफा तो बातें दिक्कत नहीं बड़ी हो चलने जाती है। वाली है। बोलिए, जवाब एक दीजिए तरफा सर। चलने तू वाली मैं नहीं की बहस मुझसे मत कीजिए, मैं आपकी कंपिटेटिव नहीं हूँ। कहिए। मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, जवाब दीजिए। दीजिए। देखिए ऐसा है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल मूर्तियां नेहरू कितनी थे। लगाई इस अम्बेडकर जी की देश आपके में शासनकाल में, ये बताइए। अम्बेडकर साहब की मूर्तियां किसके समय में लगी? हाँ, तो ये कितनी सवाल आपके बड़ा- आपके बड़ा शासनकाल में उल्टा कितनी आपने लगी? सवाल पूछा। हाँ, मैं पूछ ये रही हूँ ना। पूछा, सवाल आपने बड़ा तोड़ने की बात उल्टा की, मैंने सवाल बनाने पूछा। की पूछ ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो मूर्तियां तोड़ी वो मैं गई, पूछ लूंगी, वो आपके क्यों सवाल तोड़ी को गई? ले जाऊंगी मैं सर। यह भारतीय जनता ठीक है, पार्टी मेरे के सवालों का शासन में जवाब क्यों आपके हुआ पास कि होता नहीं है, मुझे बड़ा दुख हो जाता है इस मुझे बात। समय दे दीजिए। ओके ज्ञानेश जी, ठीक है, रत्नेश जी स्टार्ट कीजिए बोलना। देने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। पारुल जी संविधान में जवाब अगर ले आरक्षण लीजिए। किसी ने लागू कराया तो वो कांग्रेस पारुल की जी, अब जवाब तो ले लीजिए। भारत रत्न देने में आप लोगों को इतना साल क्यों लग गया? अम्बेडकर जी कितनी याद आ रही है आज आप लोगों को? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ ना। ठीक है, अभी ऑडियो डाउन कीजिए बाकियों का। ठीक है, रत्नेश जी बोलिए, बारी बारी से अपनी बात रखिए, समय कम है अब। पारुल जी अभी कांग्रेस के साथी बोल रहे थे हाँ जी। और मुझे बड़ा दुख है कि कांग्रेस के साथी को ये भी नहीं पता है कि संविधान कब लागू हुआ। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं संविधान 1950 में लागू हुआ, संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। आपको ये पता होना चाहिए। 1950 में लेख लिखा सुन लो गया। भाई, सुन लो। अरे रत्नेश ये- जी, लेख लिखा गया। अरे क्या अपने है? आरएसएस के मुखपत्र पारुल से जी, पारुल जी, निकालिए। this is- वो लेख 1950 कहाँ है? लेख का मैंने जो तोड़ लिखा दिया गया वो है। लेख कहाँ है? आप ये तो पूरे पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल कर पारुल सकते जी, हैं। पारुल जी, अब मैं पब्लिक डोमेन में आप पारुल निकाल जी, सकते हैं। पारुल जी, पारुल जी, पारुल जी, आप इस बेटी को शांत कर रत्नेश जी, ठीक है, अभी लास्ट मोमेंट पे हम डिबेट किया। अब मुझे ये बताइए रत्नेश जी, इन सब चीजों से दलितों का कितना भला हो जाएगा? नहीं, जो पारुल जी, जो पारुल सवाल जी, आपके विपक्षी पारुल दल जी, पूछ जिस रहे व्यक्ति हैं, को- जिस उत्पीड़न, व्यक्ति को रेप की घटनाएं, भारतीय तमाम संविधान चीजों से के ऊपर उठ लागू जाएंगे सब। होने की नहीं पता है, वो हाँ। व्यक्ति आकर अम्बेडकर पर ध्यान दे रहा है, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? अरे भारतीय तुमसे संविधान ज्ञान की लेने की प्रस्तावना जरूरत में नहीं है। लागू होने का दिन हम दिया हुआ है। दलितों के लिए बाबा साहब भारतीय अम्बेडकर भगवान संविधान है। की प्रस्तावना हमने बनी है। हमेशा विरोध किया। ओके, भाजपा डाउन नाउ। RSS ने अपने जन्म बीएसपी से लेकर हमारे आज तक साथ विरोध गेस्ट जुड़ किया गए, बहुत चल कम रहा है। समय है, मैं उनको इन कर रही हूँ। पारुल डॉक्टर जी- विप्लव चौधरी जी बसपा से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर विप्लव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऐसा लग रहा है कि जो अब तक आप लोग करते थे वो अब सब लोग करने लगे हैं। सबको चाहिए कि हम सारी ऐसी चीजें करें जिससे दलित वोटर्स में हम सेंधमारी कर सके। खासतौर पर जो योजनाएं हैं, जो बातें हैं, पुरानी बातों को सही बताना, नई बातों को गलत बताना, तमाम चीजें हो रही है। विप्लव जी, बीएसपी अगर दलितों को नहीं साध पाई तो बाकी पार्टियां बैठी हुई हैं अपने अपने तरीके से, कोई पीडीए, कोई योजनाएं, कोई पार्टी। कहिए विप्लव जी। नमस्कार पारुल जी, और नमस्ते, आ रही हूँ रत्नेश जी, एक बारी और आ जाऊंगी, बहुत छोटा सा कमेंट दीजिएगा। हाँ जी विप्लव जी कहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर मौजूद है इस पैनल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म दिवस 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। तो हमारा जो कल 42वां स्थापना दिवस है, आपने अभी जो पूछा कि जो हम करते थे वो सब करने लगे हैं। मैं आपको बताऊं पारुल जी कि बहुजन समाज पार्टी में पार्टी में एक मिशन, एक मूवमेंट है और यही हमारा मिशन और मूवमेंट था। हमने जब बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर पार्टी की स्थापना हमारे पूर्वजों ने की तो यही ध्येय के साथ की कि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज हम इस बात के लिए बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि कम से कम ये जो संघ की राजनीति करने वाले लोग, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने वाले लोग, ये बाबा साहब अम्बेडकर को बिल्कुल नापसंद करने वाले लोग, उनकी विचारधारा से घृणा करने वाले लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर का कम से कम नाम ले रहे हैं, उनकी विचारधारा का नाम ले रहे हैं। बेशक ना मानते हो, चाहे वे कांग्रेस के लोग हों, वे भाजपा के लोग हों,
कम से कम आज स्थिति ये तो आ गई है और बहुजन समाज पार्टी इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करती है कि कम से कम हम अपने आंदोलन में ठीक है बहुत सर, सफल काउंटर रहे। क्वेश्चन सुनिए मेरा। लगातार बहुत आपका सफल वोट रहे। बैंक गिर रहा है विप्लव जी, बसपा का वोट बैंक गिर रहा है, वोट कटवा पार्टी आपको बोला जाने लगा है। जो स्थिति आपकी पहली नहीं थी वो अभी नहीं है। जो बातें आप करते थे वो आप बातें अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जनता का विश्वास आपके प्रति कम क्यों है? कल का कार्यक्रम बताने वाला है मैडम, लखनऊ में होने वाला कल का कार्यक्रम ही बता देगा कि हम जी। क्या है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो लोग इस तरह की बातें अगर वोट कटुआ पार्टी करते हैं तो वो निहायत ही राजनीतिक मूर्ख लोग हैं ठीक है। जो एक राष्ट्रीय पार्टी को वोट कटुआ पार्टी कहते हैं। किसी अन्य दल के लिए क्या कहते हैं मुझे नहीं ओके पता, सर, लेकिन अगर ठीक है। सहारा निखिल जी पार्टी योर का- टर्न ना, उसके बाद छोटा सा कमेंट आप कीजिएगा रत्नेश जी। निखिल जी कहिए। नहीं नहीं, क्या सबसे है, मैं पहले जारी कर रहा हूँ भाई। आ रही रत्नेश जी, आप इसके बाद सभी का काउंटर दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ अभी डॉक्टर विलाप जी भी आप नमस्ते करके आ रही निकल आ रही जाइए। सर, विश्वास कीजिए, आ रही, बोल लेने दीजिए उन्हें भी। एक कहिए। मिनट रुकिए रत्नेश जी, इतना मतलब कि इतना उतावलापन हाँ, कैसे हो रहा है? मैं जल्दी तो जल्दी समझ नहीं पा निखिल रहा जी हूं प्लीज मैं। प्लीज 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 डॉक्टर विलाप कम टू जी द पॉइंट। चौधरी जी अभी बहुजन समाज पार्टी ने कुछ चीज बोली, उन्होंने कैसे निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को लेते मैं समझ रहा हूँ, और ये बात नहीं आलाकमान को पता लगी तो कहीं ना कहीं इन पर भी चौधरी साहब पे भी गाज गिर सकती है। ओके रत्नेश जी, साफ तौर पर एक चीज देख सकते हैं, रत्नेश जी 27 में जब ये जाएंगे मुझे तभी समय दे खुशहाली नहीं आएगी। पाएगी। ठीक। अब देखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाती लिखी और भी तमाम चीजें, प्रयास हो रहे हैं, योजनाएं, शौचालय, राशन, लेकिन उसके समकक्ष पीडीए कितना काम कर पाता है? और दूसरी तरफ कांग्रेस जो मेहनत कर रही है, फिलहाल तो बहुत ज्यादा ग्राउंड पर उतनी ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उनका कहना है वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो कितना साथ सपा का दे पाएंगे जो दलित वोटर्स हैं उनको अपने पाले में लाने के लिए। वहीं बीएसपी बड़ी रैली करने वाली, इससे पहले भी उनकी एक रैली हुई थी जिसको महारैली कहा गया था, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। अब एक और रैली वो कल करने वाले हैं और इस तरह का कार्यक्रम यानी 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अलग अलग दल करेंगे। देखें क्या तस्वीर बनती है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।